तरह राजू ढाबा की रसोई में खड़ा हो अपनी सबसे मशहूर जलेबी रबड़ी बना रहा होता है। तभी ढाबे का मालिक राजू वहाँ आ जाता है। ए गुलशन भाई, अरे जल्दी करो, हाँ बाहर आपके दीवाने बैठे हैं। अरे थोड़ा इंतजार अच्छा होता है, स्वाद ज्यादा आएगा। हाँ राजू हंसकर बाहर आ जाता है और गुलशन तभी अपनी आंखें मसलने लगता है और कुछ देर के लिए उसकी आंखों के सामने का दृश्य कुछ धुंधला सा होने लगता है। अरे अरे ये क्या हो गया भाया? गुलशन अपना सर झटकता है और सब साफ दिखने लगता है। हाँ अब ठीक है। राजू रसोई से बाहर आकर सभी ग्राहकों के सामने खड़ा हो जाता है। अरे भाइयों, अभी थोड़ा टाइम लगेगा। अरे भाई, इतनी देर में तो कई बार आ जाता दूसरे ढाबों पे बनकर। ये बात राजू के कानों में पड़ जाती है और वो छाती तान कर बाहर आ जाता है। अरे पर पूरे राजस्थान में मारे जैसी रबड़ी जलेबी अगर कोई बना के दिखा देना तो उसी दिन काम छोड़ दूंगा। राजू भाई साहब जरा बताओ। अरे भाई, गुलशन भाई की रबड़ी जलेबी के लिए तो लोग दूर दूर से आते हैं। गुलशन गुरूर भरी मुस्कान के साथ उसे देखता है और अंदर चला जाता है। एक ही मालिक होगा ऐसा ये राजू, हाँ, जिसने अपने लिए काम करने वालों को इतना सर पे चढ़ा रखा है। अरे तो चढ़ाएगा क्यों नहीं भाई? क्यों नहीं चढ़ाएगा? अरे सभी दीवाने हैं इसकी जलेबी रबड़ी के भाई, तो सर पे क्या मैं आसमान में भी चढ़ा देगा है? अब बोले तो ढाबे की छत पे भी चढ़ा सकता है। अरे भैया, पूरा दिन खचाखच भरा रहता है इसका ढाबा। जितनी तनख्वाह राजू इसको देता है उतनी तो किसी भी हलवाई को नहीं मिलती होगी भैया यहाँ पे। हाँ भैया, यही है, जिसके हाथ में हुनर है उसी की इज्जत है भैया आजकल, इसीलिए तो ये इतना अकड़ालू होके घूम रहा है। शाम ढल जाती है और गुलशन अपना काम खत्म करके जाने लगता है। अच्छा ठीक है राजू भाई साहब, चलता हूँ। गुलशन ढाबे से बाहर निकलने लगता है। तभी एक अंधा भिखारी लोकेश वहाँ आ जाता है। साहब, कुछ खाने को दे दो साहब। गुलशन लोकेश को ऊपर से नीचे तक देखता है। पैसे हैं? नहीं साहब, भगवान आपका भला करेगा साहब, अगर कुछ दे दोगे तो। अरे भाई, जहाँ तुम आए हो ना वहाँ पैसे वाले लोग भी घंटों इंतजार करते हैं मेरे बनाए खाने का। हाँ, और तुम्हें मुफ्त में खाना है। साहब, मेरे अंधा होने की वजह से मुझे कोई काम नहीं देता, तो पैसे कहाँ से लाऊं? अरे अरे हटो हटो, ये सब बहाने, करने वाले खूब काम करते हैं। चलो चलो जाओ यहाँ से। गुलशन आंखें मसलता हुआ रात को अपने घर पहुँचता है, जहाँ उसकी दादी उसका इंतजार कर रही होती हैं। आ गए मेरे लाडले, आज कितनी भीड़ थी। अरे दादी साहब, पूछो ही मत, लोग लाइन लगाकर बैठे रहते हैं मेरी जलेबी रबड़ी के लिए। हाँ अच्छी बात है बेटा, मिठास के साथ इंसानियत भी जरूरी होती है, तो उसे कभी मत भूलना। अरे दादी साहब, मेरे हाथों में जादू ही ऐसा है, लोग खुद झुक जाते हैं मेरे आगे। यहाँ तभी दादी देखती है कि गुलशन बार बार अपनी आंखें मसल रहा है। आंखों में कुछ दिक्कत है क्या बेटा? पता नहीं दादी, जलन सी हो रही है आंखों में, शायद धूल मिट्टी पड़ गई होगी आते वक्त कहीं। अच्छा चलो ठीक है, पहले मुंह धो लो, फिर आराम से खाना खा लेना। गुलशन हाथ मुंह धोकर आता है और फिर दादी के साथ बैठकर खाना खाने लगता है। गुलशन सोने की खूब कोशिश करता है, लेकिन उसकी आंखों में जलन बंद नहीं होती और वो आधी रात में अचानक उठकर बैठ जाता है। अरे यार, क्या हो गया इन आंखों को? अरे यार, तंगी कर दिया बिल्कुल। गुलशन उठकर आंखों पर पानी डालता है, फिर वापस आकर सो जाता है। सुबह होते ही गुलशन उठता है, लेकिन जैसे ही वो आंखें खोलता है तभी उसकी आंखों के सामने एकदम अंधेरा छा जाता है। हाँ? अरे ये क्या?
अरे अरे मुझे कुछ दिख क्यों नहीं रहा है? कमरे में अंधेरा है क्या? दादी 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 तुरंत गुलशन के पास आती है। क्या हुआ बेटा? दादी मुझे कुछ दिख नहीं रहा है। कमरे में अंधेरा है क्या? अरे नहीं बेटा, कमरे में तो पूरी रोशनी है। गुलशन उठने की कोशिश करता है, लेकिन उसका पैर एक लोटे से टकराता है और वो गिर जाता है। अरे रे, क्या हुआ? संभल के बेटा, क्या हुआ? दादी सा कुछ नहीं दिख रहा है। कुछ भी नहीं दिख रहा है मुझे दादी सा। गुलशन की दादी घबराकर चिल्लाने लगती है। तभी उनके पड़ोस का एक आदमी जल्दी से अंदर आता है। अरे क्या हो गया दादी, क्या हो गया? अरे अमित बेटा, इसे कुछ दिख नहीं रहा। अचानक से सब दिखना बंद हो गया। देखो तो। कुछ नहीं दिख रहा। अरे घबराओ मत। एक काम करते हैं, सबसे पहले इसको अस्पताल लेकर चलते हैं। अमित और दादी मिलकर गुलशन को सहारा देते हैं और उसे अस्पताल ले जाते हैं। देखिए, इन्हें एक बीमारी है। इसमें धीरे धीरे आंखों की रोशनी चली जाती है। ये एक तरीके से पुश्तैनी बीमारी है। क्या आपके खानदान में पहले भी किसी के साथ ऐसा कुछ हुआ था क्या? मेरी सासू माँ के साथ हुआ था। हाँ, तो ये उन्हीं से आई है इसमें। डॉक्टर साहब, ये ठीक तो हो जाएगा ना? देखिए, अभी जो हालत है उसमें ठीक होना जरा मुश्किल है। हाँ, इनका आई ट्रांसप्लांट हो सकता है, लेकिन वो काफी महंगा है। एक आंख के लगभग 5 लाख रुपए है। ये सुनते ही गुलशन और दादी के पांव तले जमीन खिसक जाती है। पैसे तो है, पर इतने नहीं है। अब तो मुझे माफ करिएगा, इसका फिर कोई और इलाज नहीं है। अब आपको ऐसे ही जीना होगा। दादी और गुलशन चुपचाप घर आ जाते हैं और जैसे ही गुलशन घर पहुंचता है, वो तभी दादी की गोद में लेटकर फूट फूट कर रोने लगता है। सब खत्म हो गया दादी। मेरा काम, मेरी पहचान, सब खत्म हो गया दादी। दादी उसे संभालने की कोशिश करती रहती है, लेकिन उनके चेहरे पर भी चिंता साफ दिखाई देती है। कुछ दिन बाद गुलशन अब अपनी हालत से इतना हताश हो जाता है कि वो कुछ दिन तक काम पर भी नहीं जाता, और तभी राजू उसके घर आता है। अरे गुलशन भाई, अरे क्या हो गया भाई? इतने दिन से ढाबे पर नहीं आ रहे हो? क्या हो गया? दादी राजू को सारी बात बता देती है। राजू कुछ देर के लिए चुप हो जाता है। अरे कोई बात नहीं गुलशन भाई, सब ठीक हो जाएगा। राजू कुछ देर बस गुलशन की ओर देखता रहता है। मतलब ये बताओ कि बिल्कुल भी नहीं दिख रहा है क्या तुम्हें? मतलब जरा सा भी नहीं? हाँ राजू भाई साहब, बिल्कुल भी नहीं दिख रहा है। अरे चिंता मत करो, भगवान सब ठीक करेगा। तुम हिम्मत रखो। ठीक है काकी, मैं अभी चलता हूँ, दुकान का टाइम हो रहा है। नमस्कार। राजू उठता है और वहां से चला जाता है। अगले दिन गुलशन हाथ में एक लकड़ी छड़ी लेकर धीरे धीरे ढाबे पर पहुंचता है। सब लोग उसे देखकर थोड़ा चुप हो जाते हैं। राजू भाई साहब, मैं काम कर लूं क्या? कोशिश करता हूँ। हाँ, कोशिश कर लो, क्यों नहीं। गुलशन काम शुरू ही करता है कि तभी उसके हाथ से बर्तन टकराता है और नीचे गिर जाता है। अरे भाई, माफ करना। अरे कोई उठा कर देना मुझे। पहले तो ऐसे हुक्म जताता था, अब देखो कैसे हवा निकल गई इसकी है? दिन फिरते समय नहीं लगता भैया। दूसरा हलवाई वो बर्तन उठाकर उसे दे देता है, लेकिन गुलशन जरा भी ठीक से काम नहीं कर पाता। कभी चीनी ज्यादा गिर जाती है तो कभी दूध उबलकर बाहर आ जाता है। अरे कोई है? अरे जरा ये पकड़ा दो। अरे इसको पकड़ो यार। अरे ये इधर डाल दो जरा। तभी राजू आता है। कोई बात नहीं भाई, अभी आप बैठ जाओ, शाम को बात करते हैं। शाम हो जाती है।
ढाबा धीरे धीरे खाली हो ही रहा होता है। तभी राजू गुलशन के पास आता है। देखो गुलशन भाई, बुरा मत मानना, पर अब ऐसे काम नहीं बन पाएगा। आप मेरी मजबूरी समझो। यहाँ पे बहुत भीड़ होती है, काम संभालना पड़ता है, और अगर अब सारे के सारे हलवाई आपके साथ काम में लगे रहे और आपके ही काम में हाथ बटाते रहे तो कैसे चलेगा भाई, सोचो जरा। ये सुनते ही गुलशन के चेहरे पर गुस्सा और दर्द दोनों आ जाते हैं। यहाँ लोग मेरी वजह से आते थे। राजू भाई साहब, आप ऐसे कैसे बोल सकते हो? लोग दूर दूर से मेरे हाथ की रबड़ी जलेबी खाने आते थे। अरे भाई, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि नहीं आते थे। अब लेकिन ये तो बताओ कि ऐसी हालत में क्या कर सकते, बताओ। आप बना सकते हो ये रबड़ी जलेबी? बताओ मुझे। गुलशन इस बात का कोई जवाब नहीं दे पाता। अब देखो भाई, माफ करना, पर अब मैं आपको काम पे नहीं रख सकता। अरे देखना, मेरे बिना ये ढाबा चलेगा भी नहीं, बता रहा हूं। लोग सिर्फ मेरे लिए आते थे। हाँ। अरे भाई देखो, इतना नहीं बोलना चाहिए, सब चलेगा भाई। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप ही एक अकेले हो, और किसी को ढूंढ लूंगा मैं। अरे कोई नहीं मिलेगा। हाँ, यहाँ तो क्या, पूरे राजस्थान में कोई नहीं मिलेगा। हाँ हाँ, तो कोई बात नहीं, बाहर से ले आऊंगा। थारी थोड़ी सी तारीफ क्या कर दी, तुम तो सर पे ही चढ़ गए। जाओ यहाँ से। अब तुम यहाँ पर काम नहीं कर सकते। गुलशन का दिल पूरे तरीके से टूट जाता है और वो अपनी छड़ी उठाकर धीरे धीरे बाहर की ओर निकल पड़ता है। गुलशन बाहर जा रहा होता है और उसकी आंखों से आंसू बह रहे होते हैं। ये सब क्या हो रहा है मेरे साथ? हे भगवान, मैंने क्या बिगाड़ा था? अचानक उसका पैर पत्थर से टकराता है और वो वहीं गिर पड़ता है। गुलशन जैसे ही नीचे गिरता है तो उसका मन पूरे तरीके से हताश हो जाता है और जमीन पर बैठकर वो रो पड़ता है। सब खत्म हो गया, सब ले लिया मुझसे, सब ले लिया। तभी लोकेश वहां आकर उसका हाथ पकड़ता है। अरे अरे, क्या हो गया भाई साहब? आपकी रोने की आवाज सुनी, और आप यहाँ क्यों बैठे हो ऐसे? लोकेश उसे संभाल कर खड़ा करता है। अरे क्या हो गया भाई साहब, ऐसे क्यों रो रहे हो, ये बताओ। अरे सब खत्म हो गया भाई, सब खत्म हो गया, मेरा पूरी जिंदगी खराब हो गई भाई। अरे भाई साहब, पर हुआ क्या है ये तो बताओ। अरे भाई, मेरा काम भी चला गया, आगे भी चली गई भाई। इस राजू ढाबे का सबसे होनहार हलवाई था मैं। मेरी वजह से चलती थी इसकी दुकान, मेरी वजह से पूरी जिंदगी इसके लिए काम किया, और वक्त आने पे इसने मुझे ही पीठ दिखा दी, बताओ। भिखारी वो बात सुनता है और मुस्कुराने लगता है। अरे भाई, मैं भी कुछ दिन पहले यहीं आया था खाना मांगने। 3 दिन से कुछ नहीं खाया था, तब आया था इस तरफ, पर वहां पर एक आदमी मिला था जिसने मुझे ये कहा कि यहाँ तो पैसे वाले भी इंतजार करते हैं, तो तुम्हें मुफ्त में भला कैसे मिलेगा। और जब मैंने कहा कि मुझे काम नहीं मिलता, तब पता है क्या कहा उसने। ये सुनते ही गुलशन एकदम सुन्न पड़ जाता है और समझ जाता है कि लोकेश वही अंधा भिखारी है जो उस दिन उससे खाना मांग रहा था। अरे अरे, हटो हटो, ये सब बहाने, करने वाले खूब काम करते हैं। चलो चलो, जाओ यहाँ से। भाई मैं उसी पल गुलशन के मन में अपने सारे किए गलत कामों का एहसास तेजी से घूमने लगता है। भाई, आपको शायद अभी इतनी आदत नहीं है छड़ी से चलने की, मुझे है, तो आप मेरा हाथ पकड़ लो, मैं आपको घर छोड़ देता हूँ। कुछ ही देर में लोकेश गुलशन को उसके घर लाकर छोड़ देता है। डरना मत भाई, शुरुआत में थोड़ी दिक्कत आती है, लेकिन बाद में अपने आप चीजों का पता लगने लगता है। तो बस हिम्मत बनाए रखना, हारना मत, अब ऐसे ही जीना है भाई।
इतना कहकर लोकेश वापस चला जाता है और गुलशन का दिल मानो टूटकर उसके पूरे शरीर में बिखर जाता है। गुलशन घर की दहलीज पर जाकर बैठ अपना सर पकड़कर रोने लगता है। हे भगवान, ये क्या हो गया मुझसे? ये कैसे घिनौने पाप कर लिए मैंने? क्या अपने गरूर में इतना खो गया था कि कुछ देख ही नहीं पाया? मतलब मैं अंधा अभी नहीं हुआ हूं। मैं तो अंदर से अंधा बहुत पहले से था, जो ये सब देख ही नहीं पाया, तभी दूसरे को चिढ़ाता फिर रहा था। तभी उसे मंदिर की घंटी की आवाज सुनाई देती है और वो आवाज के पीछे पीछे चलने लगता है। गुलशन मंदिर की सीढ़ियों पर जाकर बैठ जाता है। हे भगवान, गलती हो गई, मारे को माफ कर दो भगवान, माफ कर दो। आपको तो सब लोग परम पिता कहते हैं। अगर बेटा गलती करे तो उसे क्या माफी नहीं मिलती क्या भगवान? मैंने अपनी कला को एक घमंड बना लिया, सबको नीचा समझा, सबको अनदेखा किया। जब आंखें थी तब मैं कभी नहीं देख पाया कि मैंने कितने लोगों का दिल दुखाया है। और आज एक ऐसे इंसान ने मुझे मेरा सच दिखा दिया, जो कि खुद कुछ नहीं देख सकता। पर क्या किसी भटके हुए इंसान को दूसरा मौका नहीं मिलता भगवान? हे प्रभु, माफ कर दो। तभी एक बाबा वहां आ जाते हैं। पुत्र, मौका मिलता नहीं पर बनाना पड़ता है। जैसे ही गुलशन के कानों में उन बाबा की आवाज पड़ती है तो गुलशन एकदम से डरकर पीछे होने लगता है। अरे डरो मत बेटा, मैं तो मात्र तुम्हारी बात सुनकर यहाँ आया हूँ। पर आप है कौन? कोई भी नहीं। तुम फिर से गलत प्रश्न पूछ रहे हो। पहचान ही तो अभिमान है। तुम्हें अपनी पहचान का अभिमान था, इसलिए तुम आज मंदिर की सीढ़ियों पर बैठे रो रहे हो और दूसरे अवसर की गुहार लगा रहे हो। बाबा, मैं गुहार नहीं लगा रहा। मैं मात्र ऊपर वाले से प्रश्न पूछने आया हूँ कि अगर किसी से कोई गलती हुई है तो क्या उसे दूसरा मौका नहीं मिलता क्या बाबा? यदि मन में अब भी वही घमंड है तो तुम उस मौके को नहीं देख पाओगे। परंतु हां, यदि सच्चा पछतावा है तो मार्ग स्वयं बनेगा। और पुत्र, अगर प्रभु ने तुम्हें दूसरा मार्ग दिखाया तो ध्यान रखना कि वो तुम्हें उस मार्ग पे लाए ही इसीलिए ताकि तुम औरों को मार्ग दिखा सको, औरों के मार्गदर्शक बन सको। बाबा उसके सर पर हाथ रखते हैं और उसे आशीर्वाद देते हैं। जाओ, अब अपना मार्ग तुम स्वयं तय करोगे। तभी गुलशन को अपने मन में एक अजीब सा आभास होने लगता है। धन्यवाद बाबा जी, धन्यवाद। लेकिन उन बाबा की कोई आवाज नहीं आती। गुलशन उठकर इधर उधर देखने लगता है और उन्हें बुलाने लगता है। तभी एक आदमी गुलशन की आवाज सुनकर मंदिर से बाहर आता है। अरे राम राम भाई साहब, अरे किसे ढूंढ रहे हो? अरे भाई, अभी यहाँ कोई शायद बाबा थे या कोई इंसान था यहाँ पर अभी। अरे भाई, अरे मैं इतनी देर से यहाँ खड़ा हूँ, अरे मैंने तो कोई भी ना दिखा तुम्हारे अलावा। ये सुनते ही गुलशन पूरे तरीके से विचलित हो जाता है और वापस अपने घर आ जाता है। गुलशन जैसे ही अपने घर के अंदर घुसता है तभी उसे एकदम से सारे मसालों और खाने की सामग्रियों की तेज खुशबू आने लगती है। हाँ? हाँ? अरे ये तो मसालों की सुगंध है, पर इतनी दूर से कैसे आ रही है मुझे? हाँ? गुलशन उस सुगंध के पीछे पीछे बिना रुके रसोई में चला जाता है
और आराम से उन मसालों को पहचान लेता है। यहाँ तक कि बर्तनों के तांबे तक की खुशबू उसे आ जाती है और वो जल्दी जल्दी सामान उठाता है और बस अपने अंदाजे से रबड़ी बना देता है। खुशबू तो वैसी ही आ रही है। दादी को खिला कर देखता हूँ। गुलशन तुरंत वो रबड़ी अपनी दादी के पास ले जाता है। दादी सा कहाँ हो? अरे जरा चक्के तो बताओ। ये तुमने बनाई है? हाँ दादी, चक्के तो बताओ। दादी जैसे ही वो रबड़ी चखती है, कुछ देर तक अचंभे से उनकी जुबान से कुछ नहीं निकल पाता। हाँ, क्या सच में दादी? हाँ सच में बेटा। ये सुनते ही गुलशन के दिमाग में एक तरकीब आ जाती है। दादी अगर मैं अपनी रबड़ी जलेबी की दुकान खोल लूं तो? क्यों, राजू के भाई के यहाँ नौकरी कर लेना। गुलशन दादी को सारी बात बता देता है। मैंने कहा था ना बेटा कि ये स्वाभिमान बहुत बुरी बला है, पर जो बाबा तुझे आशीर्वाद देकर गए हैं ना, मुझे तो लगता है कि वो शायद भगवान का ही रूप थे जो तुझे दूसरा अवसर देकर गए। वो भगवान थे या नहीं ये तो मैंने ना पता दादी, लेकिन वो मुझे शायद एक नया जीवन जरूर दे गए। और इतने पैसे तो मेरे पास हैं कि मैं अपनी एक दुकान खोल सकूं। कुछ दिन बाद गुलशन अपनी छोटी सी रबड़ी जलेबी की दुकान खोल लेता है, लेकिन पहले दिन वो खड़ा रहता है, पर उसकी दुकान पर कोई भी नहीं आता। लोग उसे दूर से देखते रहते हैं, लेकिन कोई उसकी दुकान पर नहीं आता। अरे भाई, अरे ये तो अब देख भी ना सकता। अरे कैसे बनाएगा यो? अरे कुछ उल्टा सीधा डाल दियो इनने, तो मारो काम तो दरो को दरो रह गए हो। गुलशन को ये सभी बातें सुनाई देती हैं, पर फिर भी वो सारी बातें सुनकर मुस्कुराने लगता है। और तभी लोकेश वहाँ आता है। भाई साहब, बड़ी जबरदस्त खुशबू आ रही है यहाँ से। कुछ खाने को मिल जाए, सुबह से कुछ खाया नहीं है। अरे भाई, तुम वही हो ना जिसने उस दिन मुझे घर छोड़ा था? अरे भैया, आपने दुकान खोल ली भैया? हाँ बिल्कुल खोल ली। और तुम मेरे भाई, मेरे सबसे पहले ग्राहक हो। तो आओ बैठो, मैं तुम्हें अपने हाथों से रबड़ी जलेबी खिलाऊंगा। वो बड़े प्यार से अपने हाथों से उसे खाना खिलाता है। तभी एक ग्राहक आता है। अरे भाई साहब, अरे तुम बिना देखे बना लेते हो क्या? हाँ भाई साहब, कोशिश करता हूँ। चलो फिर चक्के देखते हैं, लगाओ जरा एक प्लेट। अब फटाफट खिलाओ भैया, कहीं ग्राहक ना छूट जाए। गुलशन तुरंत उस ग्राहक को रबड़ी जलेबी बनाकर दे देता है, और जैसे ही वो ग्राहक उसे चखता है, अरे भैया, अरे कमाल कर दिया भाई, है? अरे इससे ज्यादा स्वादिष्ट रबड़ी जलेबी तो मैंने कहीं ना मिली आज तक। हाँ, माँ कसम खा रहा हूँ। धन्यवाद भाई, धन्यवाद। ग्राहक रबड़ी जलेबी खाकर वापस चला जाता है और गुलशन दोबारा से लोकेश के साथ जाकर बैठ जाता है। भाई, आपने अपना नाम नहीं बताया। लोकेश नाम है भाई मेरा। लोकेश भाई, मेरे यहाँ काम करोगे? ये सुनते ही लोकेश खुश हो जाता है। हाँ भाई, मैं तो कर लूंगा, लेकिन मैं करूंगा कैसे? मैं आपके जितना अच्छा थोड़ी ना हूँ ये सब चीजें बनाने में। अरे तो भाई, आप वो बनाना जो आपको बनाना आता है। आपने तो कहा था कि कुछ दिनों में अपने आप सब समझ में आने लग जाएगा, कहा था ना? हाँ, आपका बहुत बहुत धन्यवाद भाई। नहीं भाई, धन्यवाद तो मुझे आपका करना चाहिए, क्योंकि आपकी वजह से ही मैं सच्चाई के रास्ते पर आ पाया हूँ। धीरे धीरे गुलशन की वो छोटी सी दुकान चल पड़ती है और कुछ ही दिनों में उसकी रबड़ी जलेबी की खुशबू पूरे गांव में फैल जाती है। अरे भाई जल्दी करो, अरे यार आधा किलो जलेबी पैक कर दो भाई मेरी।
और भाई मुझे 1 किलो रबड़ी दे देना जरा, घर लेके जाना है, बच्ची का जन्मदिन है ना इसीलिए। अरे भाई, अरे मेरे लिए भी गरम गरम बना दो भाई जलेबी। लोकेश बाहर खड़ा हो इधर उधर भीड़ संभाल रहा होता है। अरे भैया संभल के, सबको मिलेगा, सबको मिलेगा है, लाइन बना के रहिए भैया, धक्का मुक्की मत करिएगा। लेकिन जहाँ एक तरफ गुलशन की दुकान जोर शोर से चल रही थी, वहीं दूसरी तरफ राजू के ढाबे पर धीरे धीरे सारी भीड़ कम होने लगी थी। जब से गुलशन की दुकान चली है तब से पूरा धंधा चौपट हो गया है। अरे गुलशन भाई कैसे हो? अरे राजू भाई, आओ, सब ठीक है। भाई माफी मांगने आया हूँ, उस दिन जो हुआ उसे भूल जाओ। थोड़े गुस्से में मेरे मुंह से बातें निकल गई। अब वैसे कुछ मन में मत रखना भाई, ठीक है? अरे कोई बात नहीं भाई, हम सब इंसान हैं, गलती हो ही जाती है। बदतमीजी से बात मैंने ही की थी पहले, तो माफी तो मैं मांगता हूँ। अरे भाई मैं सोच रहा था कि तुम वापस आ जाओ, तुम्हारी तनख्वाह मैं 4 गुना बढ़ा दूंगा, फिर से वही जोड़ी बन जाएगी हम दोनों की। हाँ, अब माफ करना राजू भाई, अब मैं वापस नहीं आ पाऊंगा। अब तो बस यही अच्छा लगता है, और मेरे साथ मेरा ये भाई भी है, लोकेश। हम दोनों मिलकर अच्छा काम कर रहे हैं भाई। अरे एक बार फिर से सोच लो भाई, अकेले कैसे संभालोगे सब कुछ? कोई बात नहीं भाई, हमारे जैसे और मिल जाएंगे, उन्हें भी काम दे दूंगा। पता नहीं कितने लोग जरूरतमंद घूम रहे हैं। राजू समझ जाता है कि गुलशन वापस नहीं आ सकता और धीरे से वहाँ से चला जाता है। फिर एक दिन गुलशन और लोकेश बात कर रहे होते हैं। भाई लोकेश, अब इतने पैसे जमा हो चुके हैं कि आई ट्रांसप्लांट हो सकता है। मुबारक हो भाई। ये बताओ कि तुमने नहीं करवाना चाहा क्या आई ट्रांसप्लांट? अरे भाई मैं भला कहाँ से करवाता, पैसे ही नहीं थे। गुलशन कुछ देर के लिए बिल्कुल शांत हो जाता है। तभी उसके मन में उन बाबा की कही वो बात गूंज पड़ती है। पुत्र, अगर प्रभु ने तुम्हें दूसरा मार्ग दिखाया तो ध्यान रखना कि वो तुम्हें उस मार्ग पे लाए ही इसीलिए ताकि तुम औरों को मार्ग दिखा सको, औरों के मार्गदर्शक बन सको। गुलशन मुस्कुराता है। अरे भाई, है ना, अब क्यों नहीं है? कल चलो मेरे साथ, तुम्हारा इलाज हो जाएगा। अरे भैया, ये कैसी बातें कर रहे हो? आपका क्या होगा? पैसे शायद इतने भी तो नहीं है कि हम दोनों का ही इलाज हो जाए। अरे भाई, कोई बात नहीं, तुम मेरे भाई हो, तुम्हें ज्यादा जरूरत है। डॉक्टर दोनों की आंखें चेक कर लेता है। माफ करना लोकेश, आपका ट्रांसप्लांट नहीं हो सकता क्योंकि वक्त बहुत हो चुका है। कोई बात नहीं डॉक्टर साहब, कोई बात नहीं, मुझे तो वैसे भी अब आदत हो गई है। ये सुनकर गुलशन उदास हो जाता है। हाँ तो गुलशन, आप कल आकर एडमिट हो सकते हैं। गुलशन कुछ नहीं बोलता और चुपचाप उठकर वहाँ से चला जाता है। लोकेश भाई, मैं नहीं करा रहा, अगर आपका नहीं हो पाएगा तो। अरे गुलशन भाई, चिंता क्यों करते हो? अब कुछ बदल थोड़ी ही ना जाएगा। तभी राजू भागते हुए आता है। अरे गुलशन भाई बचा लो, मेरी पत्नी, उसकी आंखों की रोशनी चली गई, एक्सीडेंट हो गया उसका। ना मेरे पास इतने पैसे हैं, ना कोई रास्ता ही समझ में आ रहा है, मैं क्या करूं बताओ। गुलशन ये सुनकर मुस्कुराता है और राजू के पास जाता है। उसके कंधे पर हाथ रखता है। आप कल भाभी को हॉस्पिटल ले आना, मैं वादा करता हूँ सब ठीक हो जाएगा। भाई, आप क्या कर रहे हो? वो ट्रांसप्लांट तो आपके लिए था ना,
इसने तो वक्त पर आपका साथ भी छोड़ दिया था। गुलशन मुस्कुराता है। नहीं भाई, भगवान ने मुझे जो देना था वो दे दिया। उन्होंने मुझे मार्ग दिखाया, रास्ता दिखाया, ताकि मैं औरों को रास्ता दिखा सकूं। यही मेरा प्रायश्चित है और अब यही मेरा रास्ता है। मैं बिना आंखों के भी सब देख लेता हूं। खुशबू से इतना अच्छा बना लेता हूं तो मुझे आंखों की जरूरत ही क्या। जिसे जरूरत है हक उसका है। मैंने जाने अनजाने कितने दिल दुखाए हैं, आपको तो पता है ना। अब वक्त है उसका हर्जाना भरने का। अरे भैया, आप तो बिल्कुल संत आदमी हो गए। आप बिल्कुल बदल गए हो भैया। मानो धधकती आग किसी उजाला देने वाले दीपक की लौ में बदल गई हो। गुलशन अगले दिन ही राजू की बीवी की आंखों का इलाज करवा देता है और उसी दिन वो ये प्रण लेता है कि अब से वो जो भी करेगा वो दूसरों की भलाई के लिए करेगा। जगपाल रोज की तरह अपने घर पर बैठा बाहर देख रहा था, लेकिन कोई भी अंदर नहीं आता। आज भी कोई नहीं आया। जगपाल उठकर दरवाजा बंद कर देता है और अपनी पत्नी के पास अंदर चला जाता है। क्या हुआ? आज भी कोई नहीं आया? नहीं, पिछले 5 दिन से मुश्किल से 10 लोग भी नहीं आए। कोई बात नहीं, आ जाएंगे। अरे अब कहाँ आएंगे? अब तो हर कोई अस्पताल ही जाता है। अरे अब जमाना ही कहाँ रह गया मुझ जैसे वैद्य का। अरे जो देसी दवाइयों का फर्क होता है ना, वो इन अंग्रेजी दवाइयों में कहाँ है? बात तुम्हारी ठीक है, लेकिन देसी दवाइयों के असर को वक्त लगता है। इसलिए सारे लोग उन अंग्रेजी दवाइयों की तरफ भागते हैं क्योंकि वे जल्दी असर करती हैं। तो अब लोग तो वहीं भागेंगे ना, क्योंकि इतना वक्त आज के जमाने में किसके पास है बताओ। कोई बात नहीं। चलो छोड़ो। अच्छा ये बताओ कि तुम्हारी तबीयत कैसी है अब? वैसी ही है जैसी पिछले 3 दिन से है। अरे तो एकदम से क्या हो गया तुम्हें? अरे आप चिंता मत करो, हो जाऊंगी मैं ठीक। जगपाल अंदर चला जाता है। और अंदर से एक दवाई बनाकर ले आता है। ये लो, ये पी लो तुम। इससे 3-4 दिनों में ठीक हो जाओगी। अब कुछ देर के लिए सो जाओ। अच्छा ठीक है, आप भी लेट जाइए, सुबह से बैठे ही हुए हैं। कुछ दिन यूं ही बीत जाते हैं। लीला बुरी तरह से हाँफ रही होती है। अरे बस बस, शांत हो जाओ। उल्टी आ रही है। लीला एकदम मुंह बिस्तर से नीचे करके उल्टी कर देती है। अरे अरे तुम्हारी हालत तो दिन पे दिन खराब होती जा रही है। हो जाऊंगी ठीक, आप चिंता मत करो। अरे अरे कैसे ना करूं? अरे 2 हफ्ते हो गए हैं। मैंने हर दवाई तुम्हें देकर देख ली, लेकिन तुम्हारी हालत बद से बदतर होती जा रही है। और अब ये। इतनी चिंता मत करो। तुम्हें पता है ना कि तुम्हारे अलावा मेरा कोई नहीं है यहाँ। तुम अगर गई तो मैं रह नहीं पाऊंगा तुम्हारे बिना, बता रहा हूं। शांत हो जाइए। जगपाल एकदम से मानो बावला सा हो जाता है और घर से बाहर जाने लगता है।
आप कहाँ जा रहे हो? हाँ, वो एक पौधा है, अगर उसके पत्तों का काढ़ा बनाऊंगा तो क्या पता उससे ठीक हो जाए। जगपाल तुरंत वहां से निकल जाता है। तभी बीच रास्ते उसका खास मित्र राजेश उसे मिल जाता है। अरे जगपाल भाई, अरे क्या बात हो गई, इतनी जल्दी में क्यों? अरे भाई, एक बार काम से जा रहा हूँ, आके बात करता हूँ। अरे भाई, पर बात क्या हुई? अरे भाई, लीला की तबीयत बहुत ज्यादा खराब होती जा रही है, तो उसी के लिए एक पौधा लेने जा रहा हूँ भाई, उसका काढ़ा बना के पिलाऊंगा। अरे भाई, मैंने तुझे उस दिन भी बोला था कि इन चक्करों में मत पड़ अब। अरे भाई, किसी अस्पताल में जाओ उन्हें ले जाके। अरे पर मुझे क्या जरूरत किसी भी डॉक्टर की भाई, मैंने इन सभी चीजों के बारे में पढ़ा है। मेरे पूर्वज पता नहीं कितने वंशों से वैद्य ही रहे, सभी लोग उनके पास आते थे। अरे जगपाल भाई, पागल मत बन भाई, जब तक तुझे पता लगेगा कि क्या दिक्कत है ना, तब तक अगर परेशानी ज्यादा बढ़ गई तो दिक्कत हो जाएगी, बता रहा हूँ। अभी अपनी ये जिद छोड़ और भाभी के बारे में सोच भाई। जगपाल ये सुनकर गहरी सोच में पड़ जाता है। हाँ यार, शायद बात तो तू ठीक ही कह रहा है। हाँ भाई, ले जाकर देख उन्हें, पता तो लगे कि दिक्कत क्या है उन्हें। हाँ, पर इतना महंगा है सब वहां पर, और मैं तो आजकल एक ढेला भी नहीं कमा पा रहा। अरे भाई, तो तुझे इलाज कराने को कौन कह रहा है? अरे भाई, तू दिखा के तो आ किसी सरकारी अस्पताल में। हाँ, ठीक कहा। जगपाल अगले दिन लीला को अस्पताल ले जाता है। देखिए, क्या हुआ डॉक्टर साहब? हमने इनके टेस्ट तो कर लिए और इन्हें कैंसर डिटेक्ट हुआ है। ये सुनते ही लीला और जगपाल के होश उड़ जाते हैं। ये आप क्या कह रहे हैं डॉक्टर साहब? नहीं। अब देखिए, आप शांत हो जाइए, संभालिए इन्हें। संभालिए खुद को। तो अब क्या करें? देखिए, तो अब इनका बचना जरा मुश्किल है। आप चाहें तो इलाज करा सकते हैं, पर उससे भी पक्का नहीं कि ये बच पाएंगी या नहीं। जगपाल ये सुनते ही एकदम शांत हो जाता है और चुपचाप लीला के साथ वहां से चला जाता है। क्या हुआ है आपको? कुछ तो बोलिए। जगपाल बिना कोई जवाब दिए चुपचाप चलता रहता है। बोलिए ना, आप बोल क्यों नहीं रहे कुछ? अगर जन्म हुआ है तो जाना तो होगा ही ना। मैं बस थोड़ा पहले जा रही हूँ। पर मुझे ये मंजूर नहीं है। मैंने भगवान से ज्यादा कुछ नहीं मांगा आज तक। उन्होंने औलाद नहीं दी, तब भी यही बोला कि कोई बात नहीं, काम बंद होने की कगार पर है, पर तब भी कोई शिकायत नहीं की उनसे। लेकिन तुम नहीं, मेरी जिंदगी की इकलौती एक अच्छी चीज तुम ही तो हो, और वो भगवान मुझसे नहीं छीन सकते। आप उन्हें रोक भी तो नहीं सकते। अरे तो लड़ तो सकता हूँ उनसे। मतलब? हमारे सनातन धर्म में हर बड़ी से बड़ी बीमारी का इलाज है, तो इसका भी अवश्य होगा। जगपाल तुरंत लीला को घर ले आता है। अब मैं दूसरे कमरे में हूँ। अच्छा, जरूरत हो तो बुला लेना। क्या करने वाले हैं आप? ढूंढने वाला हूँ तुम्हें बचाने का रास्ता। जगपाल तभी दूसरे कमरे में चला जाता है, जो कि पूरी तरह किताबों से भरा होता है। तभी लीला वहां आ जाती है। यहाँ क्या मिलेगा आपको? अरे मेरे दादा परदादा और उनसे पहले कई पीढ़ियां यही काम करते थे, तो इन किताबों में उनकी और कई सारे वैद्यों की लिखी हर बीमारी का इलाज है, तो इसका भी जरूर होगा। जगपाल अंदर घुसकर सारी किताबें उलट पलट कर देता है और उन्हें लेकर नीचे बैठ जाता है।
तुम जाकर चारपाई पर आराम करो, मैं यहीं पर हूं। और जगपाल वहीं उन किताबों को उलट पलट करता रहता है। कुछ तो खा लीजिए। नहीं 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 नहीं, अभी वक्त नहीं है। आधी रात हो जाती है और लीला आराम से सो रही होती है कि तभी जगपाल वहां आता है। अरे लीला, लीला उठो उठो उठो, मिल गया मिल गया। क्या हुआ? अरे मिल गया। लीला उठकर बैठ जाती है। क्या मिल गया? अरे तुम्हें बचाने का तरीका मिल गया, तुम्हें बचाने का तरीका। लीला ये सुनते ही चौंक जाती है। क्या? हाँ हाँ, आओ मेरे साथ। लीला जगपाल के साथ अंदर चली जाती है, जहाँ सारी किताबें इधर उधर बिखरी होती हैं। जगपाल उन किताबों में से एक किताब उठाकर दिखाता है। देखो, बचपन में मैं एक बार अपने दादा के साथ एक गांव में गया था। ये किताब वहां मिली थी हमें। दादा ने कभी लेकिन पढ़ी नहीं। तो इसमें क्या है ऐसा? अरे अरे, इसमें एक तालाब के बारे में लिखा है, जिसके अंदर ऐसा अनोखा पानी है जिसमें नहाने से कोई भी बीमारी ठीक हो जाती है। समझी? क्या? देखो, यहाँ पर देखो, इसमें लिखा हुआ है कि संजीवनी तालाब में जो भी स्नान करेगा उसका हर रोग ठीक हो जाएगा, परंतु उसके लिए उसके लिए क्या? बस वही नहीं पता, क्योंकि आगे का पन्ना फटा हुआ है। तो अब क्या? अरे वही जाना होगा, क्योंकि वही हमें इसका जवाब मिल जाएगा। अरे ये सभी बातें ऐसी ही होती हैं, किसी ने यूं ही लिखती होंगी मनगढ़ंत कहानी। अरे अब चाहे कुछ भी हो, अगर थोड़ा भी मौका है कि मैं तुम्हें बचा सकता हूँ तो मैं उस मौके का फायदा भाग कर उठाऊंगा। पर आपको ये कैसे पता कि वो तालाब है कहाँ? अरे वहाँ चलेंगे तो कुछ तो पता लग ही जाएगा। ठीक है, वैसे आपको ये तो पता है ना लिखी किसने है वो किताब? हाँ, ये किताब बृजमान सिंह नाम के किसी वैद्य ने लिखी है। आपको सच में लगता है ये तालाब वहाँ मिलेगा? पता नहीं, पर अगर वही एकमात्र जरिया है जिससे मैं तुम्हें बचा पाऊं तो मैं जरूर ये प्रयास करूंगा। थोड़ी देर बाद लीला और जगपाल उस गांव में पहुंच जाते हैं। इस पूरे गांव को क्या हुआ? दिन में भी सुनसान पड़ा है। पता नहीं, चलो अंदर चल के देखते हैं कि क्या है। जगपाल और लीला तभी अंदर चले जाते हैं और जाकर इधर उधर देखने लगते हैं। यहाँ तो एक भी इंसान नहीं दिख रहा। हाँ, मैं भी वही सोच रहा हूँ, सभी लोग कहाँ गए होंगे। जगपाल तभी उसी के पास चला जाता है। अरे अरे भाई साहब, अरे सुनिए। अरे जी जी भाई साहब। हे भगवान, इसकी तो स्वयं की तबीयत बड़ी खराब लग रही है। भाई साहब, मैं आपसे ये पूछ रहा था कि यहाँ आसपास कोई दिख क्यों नहीं रहा है। अरे कहाँ से दिखेंगे भाई साहब, आधे से अधिक गांव वाले तो बीमार पड़े हैं, तो बाहर कौन ही निकलेगा।
मेरी खुद की इतनी तबीयत खराब है, वो तो लकड़ी लेने आना पड़ा क्योंकि चूल्हा जलाना था। नहीं तो मैं भी नहीं आता भाई साहब। अब क्या? पर फिर कोई यहाँ इलाज क्यों नहीं करवाता? अरे कहाँ से कराएं भाई साहब, एक फूटी कौड़ी नहीं है और सारे के सारे बीमार पड़े हैं लोग, तो काम वगैरह भी नहीं कर पा रहे जिससे कि पैसे कमा पाए। अच्छा, एक सवाल था मेरा आपसे, यहाँ कोई संजीवनी तालाब है क्या? हाँ, यहाँ कैसा तालाब भाई साहब, यहाँ तो सब सूखा पड़ा हुआ है। अच्छा, तो ऐसा कोई है जिसे पता हो इसके बारे में, या कोई भी ऐसा आदमी जिसे इस गांव के बारे में अच्छी जानकारी हो? वो तो आपको इस गांव के पुजारी ही बता सकते हैं। अच्छा, वो कहाँ मिलेंगे? विजय उन्हें पुजारी के मंदिर का रास्ता बता देता है और जगपाल तभी लीला को लेकर सीधा पुजारी के पास चला जाता है। ले जाते वक्त बीच रास्ते में उसे गहरा और चौड़ा गड्ढा दिखता है। अरे, यहाँ क्या हुआ था? पता नहीं, ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने कुछ ढूंढने के लिए यहाँ खुदाई की हो। दोनों मियाँ बीवी मंदिर पहुँच जाते हैं, लेकिन जाते जाते एक बार फिर से लीला की तबीयत कुछ बिगड़ने लगती है। अरे तुम बैठ जाओ, मैं एक बार बात करके आता हूँ। अच्छा, तुम आराम करो। ठीक है। जगपाल तभी उन पुजारी से बात करने चला जाता है। पंडित जी, नमस्कार पंडित जी। पुजारी एकदम से अपनी आंखें खोल लेते हैं। नमस्कार। पंडित जी, मेरा नाम जगपाल है, मैं दूर एक गांव से आया हूँ यहाँ अपनी पत्नी के लिए। मतलब? जगपाल उन्हें सारी बात बता देता है। बेटा, जिस गांव में तुम आए हो वहां हर एक व्यक्ति बीमार है, तो यहाँ कहाँ तुम्हारी बीवी का इलाज हो पाएगा। और बात रही संजीवनी तालाब की, तो उसकी तो मैंने भी मात्र कथाएं सुनी है बेटा। जगपाल कुछ देर के लिए चुप रहता है, फिर वो किताब निकाल लेता है। पंडित जी, आपको इस पुस्तक के लेखक बृजमान सिंह के विषय में पता है क्या? हाँ, बृजमान सिंह? हाँ, अरे ये तो बहुत बड़े वैद्य थे, और जिस तालाब के विषय में तुम वार्ता कर रहे हो वो माना जाता है कि बस उन्हीं ने देखा था। तो ये अभी है क्या जिन्होंने ये पुस्तक लिखी थी? हाँ, है अभी। हालांकि उनकी उम्र 98 हो चुकी है, तो उन्हें ना ठीक से दिखता है और ना ही उनसे इतना बोला जाता है, बस एक जगह लेटे रहते हैं। तो क्या आप मुझे उनके पास लेकर चल सकते हैं क्या? ठीक है। एक बात और पंडित जी, यहाँ कोई ऐसी जगह है जहाँ मेरी पत्नी आराम कर सके? हाँ, यहाँ मंदिर के बगल में ही एक कमरा है जहाँ मंदिर का सामान रखा रहता है, वो वहाँ विश्राम कर सकती हैं। जगपाल लीला को लेकर तुरंत वहां ले जाता है। अब कब तक आओगे? अरे सुनो, मैं जल्दी ही आ जाऊंगा। अच्छा, वो इस पुस्तक के लेखक से बात करके। ठीक है? ठीक है। तुम अपना ध्यान रखना। अच्छा। जगपाल तभी उस पुजारी के साथ बृजमान सिंह के घर चला जाता है। नमस्कार सिंह साहब। देखिए, आपको इनके पास बैठकर बात करनी पड़ेगी, वरना इन्हें नहीं सुनाई देगा। पुजारी और जगपाल उनके पास जाकर बैठ जाते हैं। जगपाल उन्हें सारी बात बता देता है। मैं तो बस ये पूछने आया हूँ कि उस फटे हुए कागज में क्या लिखा था उस तालाब के लिए? बृजमान इशारा करके उसे पास बुलाता है।
जगपाल तभी कान उसके मुंह के पास ले जाता है। जी जी बोलिए। उसे तभी वो तालाब दिखेगा जिसके मन में कोई स्वार्थ न हो, जिसके मन में सेवा भाव हो। तुम्हें उस तालाब तक नहीं जाना, वो तालाब स्वयं तुम्हारे पास आएगा। जगपाल चुपचाप वहां कुछ देर बैठा रहता है। तभी वो देखता है कि शाम को कोई भी बाहर नहीं होता। पंडित जी, वैसे यहाँ लोगों को हुआ क्या है? पता नहीं बेटा, पर ये गांव कभी भी अमीरों का गांव नहीं था। तो यहाँ जितने भी बीमार लोग हैं उनके पास इलाज करवाने का पैसा नहीं है। एक बृजमान जी वो वैद्य हुआ करते थे जो सबकी सहायता कर सकते थे, लेकिन अब वो स्वयं इतने बूढ़े हो चुके हैं कि किसी की सहायता नहीं कर पाते। पता नहीं कितनों के प्राण बच सकते थे, बस इसलिए नहीं बच पाए क्योंकि इलाज कराने के उनके पास पैसे नहीं थे। जगपाल कुछ देर के लिए शांत रहता है। उसे तभी वो तालाब दिखेगा जिसके मन में कोई स्वार्थ न हो, जिसके मन में सेवा भाव हो। पंडित जी, आप एक काम कर सकते हैं, जो भी लोग बीमार हैं उन्हें बोलिए कि मेरे पास आए। मैं भी एक वैद्य हूं, क्या पता मैं उनकी कुछ सहायता कर सकूं। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है बेटा। ठीक है, मैं कह के आता हूं। चलिए, मैं इतने में जंगल से कुछ चीजें ले आता हूं दवाइयां बनाने के लिए, और उसके अलावा मुझे कुछ मसाले भी चाहिए होंगे। तो क्या उनका इंतजाम हो सकता है? हाँ हाँ बेटा, हो जाएगा। धन्यवाद पंडित जी। लीला मुस्कुराते हुए जगपाल को देखती रहती है। तभी जगपाल का ध्यान उसकी ओर चला जाता है। क्या क्या हुआ? बस आपको ही देख रही हूँ, किस तरह खुद की परेशानी भूलकर आप दूसरों के लिए काम कर रहे हो। मेरी परेशानी है तुम्हारी बीमारी, और तुम्हें तो मैं मरकर भी ना भूलूं। लीला बस चुपचाप मुस्कुराते हुए उसकी तरफ देखती रहती है। बेटा, कई महीनों से बुखार आता रहता है बार बार, और पूरा बदन जो है टूट रहा है बेटा दर्द से। यहाँ आइए। जगपाल उनकी आंखें बड़ी करके देखता है और फिर उनकी छाती पर हाथ रखकर कुछ देखने लगता है और फिर उन्हें कुछ पुड़िया बनाकर दे देता है। काका, मोती झरा लग रहा है, तो ये कुछ पुड़िया दे रहा हूँ। इन्हें सुबह शाम लेना है हफ्ते भर। हाँ, धन्यवाद बेटा, धन्यवाद। भाई साहब, कुछ दिनों से पेट में दर्द बना हुआ है नीचे की ओर, बहुत ज्यादा। इधर आके लेटो, मैं देखता हूँ। वो गांव वाला अंदर आकर लेट जाता है और जगपाल अपने अंगूठे से उसके पेट को दबाने लगता है। तुम्हारी धरण बिगड़ी हुई है, इसलिए ये हो रहा है। रुको, करता हूँ ठीक। शरीर एकदम ढीला छोड़ दो। जगपाल थोड़ी ही देर में उसके पेट का दर्द ठीक कर देता है।
अरे 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 आपने तो एकदम कमाल कर दिया। अरे बिल्कुल दर्द गायब। वो तो ठीक है, पर रात को जीरे का पानी पिया करो, अच्छा? पेट साफ रहेगा तुम्हारा। जी जी जी। कुछ हफ्तों यूं ही चलता रहता है। और देखते ही देखते गांव के सब लोगों का स्वास्थ्य वापस आने लगता है। बेटा, तुमने देवता बनकर बचा लिया बेटा, वरना यूं ही झुलसते रहते ये सारे। सच में अब तो मैं आराम से अपने खेत में काम कर लेता हूँ। कम से कम पैसा तो आ रहा है घर में। और ये सब कुछ आपके कारण हुआ है जगपाल भाई, वरना हम लोगों का पता नहीं क्या होता। अरे बोलो जगपाल भाई की जय। पूरे गांव में उसकी जय जयकार होने लगती है। जगपाल जैसे ही वापस घर आता है तभी उसे दिखता है कि लीला नीचे गिरी पड़ी है। लीला 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 क्या हुआ लीला? आ गए आप। हाँ पर तुम्हें क्या हुआ? आपका ही इंतजार था मुझे। क्या हुआ? वक्त हो गया है मेरे जाने का। जगपाल सुन्न पड़ जाता है। नहीं 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 नहीं, मैं ये नहीं होने दूंगा। नहीं जाने दीजिए ना। नहीं, बिल्कुल नहीं, कहीं नहीं जाने दूंगा। जगपाल लीला को गोद में उठा लेता है। ब्रिजमान के पास चलते हैं, वो बताएंगे कि कैसे मिलेगा अब वो तालाब। हाँ, वही बताएंगे। जगपाल लीला को गोद में लेकर वहां से बाहर चल देता है और उसे देख सब गांव वाले उसके आसपास इकट्ठा हो जाते हैं। अरे इन्हें क्या हुआ? अरे इनकी पत्नी की तबीयत खराब थी, कहीं उन्हें तो कुछ नहीं हो गया? हे भगवान। सिंह साहब अब तो बता दीजिए। अब तो मैंने निस्वार्थ भाव से सबकी सेवा भी कर ली, तो वो तालाब कहाँ मिलेगा बताइए ना। अब मैंने नहीं ढूंढा था बेटा, मेरे पास भी स्वयं आया था बेटा। जगपाल घुटनों के बल गिर जाता है। क्यों क्यों क्यों? मैंने क्या बिगाड़ा है भगवान आपका? मुझे बस एक ही चीज से प्रेम था और वो थी मेरी पत्नी। आपने मेरे माँ बाप छीने, मैंने कुछ नहीं कहा। आपने औलाद नहीं दी, मैंने कुछ नहीं कहा। आपने पैसे नहीं दिए, तब भी कुछ नहीं कहा। लेकिन इसे भी आप ले लोगे मुझसे? मैंने क्या जुर्म किया है भगवान? मैंने क्या जुर्म किया है? ये सुनकर सब लोग भावुक हो जाते हैं। अरे भैया, अरे जिस इंसान ने बिना कुछ मांगे हमें ठीक कर दिया, अब देखो वो मजबूर पड़ा है खुद की पत्नी को बचाने के लिए। हम इलाज तो नहीं कर सकते, पर भगवान से मांग जरूर सकते हैं इनके लिए। सब गांव वाले अपने घुटनों पर बैठ भगवान से प्रार्थना करने लगते हैं। तभी देखते ही देखते आसमान गहरे काले बादलों से भर जाता है और जोरदार बारिश होने लगती है। जगपाल नीचे सर झुकाए रो रहा होता है। तभी उसकी पीठ पर एक हाथ आता है। जगपाल नजरें उठाता है तो सामने ब्रिजमान उसे खड़ा दिखता है, जो उसकी ओर मुस्कुराकर अपनी उंगली से एक और इशारा कर रहा होता है। जगपाल जैसे ही अपनी नजर उस ओर करता है तभी उसे दिखता है सामने एक पीली रोशनी चमक रही है। तालाब? हाँ। जगपाल लीला को तुरंत वहां ले जाता है और देखता है कि सामने एक बड़ा सा तालाब बन चुका है, बारिश का पानी भरकर। लीला ये तो वही है जिसे हम गड्ढा समझ रहे थे। मतलब तालाब हमेशा से हमारे सामने ही था। जब मन में तूफान चल रहा हो ना, तो सामने चमकता सूरज भी नहीं दिखता। जगपाल मुस्कुराते हुए लीला को ले उस तालाब में उतर जाता है और कुछ देर बाद जैसे ही उस चमकते हुए तालाब से वो लीला को बाहर निकालता है,
तभी लीला का चेहरा देख उसके चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान आ जाती है। जगपाल तुरंत उसे बाहर ले जाता है और नीचे लिटा देता है। लीला, लीला। तभी लीला को होश आने लगता है। हाँ, जगपाल जी। लीला, लीला, लीला तुम वापस आ गई लीला। और खुशी से जगपाल के सीने से लग जाती है। नहीं माने ना आप मुझे बिना लाए। इतनी जिद्दी हो कि भगवान को भी माननी पड़ी आपकी जिद। ऐसे कैसे नहीं मानते। और देख सामने, सिर्फ मैंने ही नहीं बल्कि इन सब ने मिलकर गुहार लगाई है, तब सुनी है उन्होंने। सब लोग सामने खड़े उन्हें देख मुस्कुरा रहे होते हैं। जगपाल उनके सामने हाथ जोड़ लेता है। आप सभी लोग भी इसके अंदर चले जाइए, ताकि जिसकी जो भी तकलीफ है वो बिना किसी दवा के दूर हो जाए। सब लोग उस चमकते तालाब में चले जाते हैं और उसमें स्नान कर वापस आ जाते हैं। और देखते ही देखते वो तालाब सबकी आंखों से ओझल हो जाता है। अरे अरे ये क्या हुआ? वो तालाब जिस कार्य के लिए हमारे सामने प्रस्तुत हुआ था, उसने वो कार्य पूरा कर दिया, तो अब उसकी